हेलो एवरीवन, कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। अगर आप बिहार पीसीएस की परीक्षा देने वाले हैं जो 30 सितंबर 2023 को होने वाली है, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो टेस्ट सीरीज हम सॉल्व करने जा रहे हैं परफेक्शन आईएएस द्वारा निकाली गई है। और ये कौन से सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज है? मॉडर्न हिस्ट्री की। अगर आप बिहार पीसीएस का एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा हिस्ट्री का जो वेटेज है वो कितना ज़्यादा होता है। तो चलिए समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुर्तगालियों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पुर्तगालियों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। क्या ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है पहला, बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा है। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? इन्होंने कोचीन, गोवा, दमन में फैक्ट्री खोली। ऑप्शन तीसरा क्या दिया हुआ है? आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का प्रयोग किया इन लोग ने, पुर्तगालियों ने। और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? अल्बुकर्क ने गोवा पर 1508 में अधिकार कर लिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 2 3। ये चौथा जो ऑप्शन है वो गलत है। गलत इसलिए है, जो अल्बुकर्क है उसने गोवा पर 1508 में नहीं बल्कि 1510 में अधिकार किया था। कब? 1510 में अधिकार किया था। तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो अल्बुकर्क है, कौन अल्बुकर्क, वो कब से कब तक भारत में वायसराय रहा है पुर्तगालियों का? 1509 से 1515 तक। इसने क्या किया? गोवा को 1510 में आदिल शाही से छीन लिया। ठीक है, किससे छीना? गोवा को आदिल शाही से। ठीक है। और ये पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अल्बुकर्क पुर्तगालियों का शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था वो कौन था? अल्मीडा था। इनका फर्स्ट गवर्नर कौन था? पुर्तगालियों का फर्स्ट गवर्नर कौन था? अल्मीडा था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक और बात ध्यान देख लेते हैं पुर्तगालियों के बारे में। जो पुर्तगाली हैं वो 1498 में भारत में आए। और कब गए? 1661, 1961 में, सॉरी। मतलब ये सबसे पहले भारत में आए और सबसे बाद में गए, आज़ादी के बाद गए। और 1498 में इनका कौन आया था गवर्नर? ये आप सभी को पता होगा कौन? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पहली बार तो 1498 में आया था, दूसरी बार वो भारत में कब आया था? तो वो दूसरी बार भारत में कब आया था सेकंड टाइम? 1502 में। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये सारी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जहांदार शाह के शासनकाल के में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ वजीर जुल्फिकार के हाथों के में था। ठीक है। जहांगीर शाह के शासनकाल में प्रशासन जो है अत्यंत योग्य और कर्मठ वजीर कौन? जुल्फिकार खां के हाथों में था। इसने साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक उपाय किए जिनमें शामिल नहीं था। जुल्फिकार खां जो है उसने कौन कौन से उपाय नहीं किए साम्राज्य को बचाने में? ठीक है, इसमें कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जजिया कर को समाप्त किया, इसने पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा क्या दिया है? आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी। ऑप्शन तीसरा क्या दिया हुआ है? जय सिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया। और ऑप्शन चौथा दिया मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई, वह गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। इसमें जय सिंह जो है, इसमें जो दिया हुआ है जय सिंह को क्या मालवा का सूबेदार बनाया? कहाँ का? मालवा का सूबेदार, ना कि जयपुर का। ठीक है। और जो जयपुर को किसने बताया? जयपुर को सवाई राजा जय सिंह ने, ठीक है, सवाई जय सिंह ने बताया। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये किसने कहा था कि ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? ये कथन किसने कहा था कि ये फल जो है एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? तो इसका ऑप्शन दिया है इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, डलहौजी, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कैनिंग। ये किसने कहा था कथन? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवाल इसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी, सॉरी। इसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। तो चलिए लॉर्ड डलहौजी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। डलहौजी जो है उसने ये कथन किसके बारे में कहा था? अवध के बारे में कथन कहा था डलहौजी ने, अवध के बारे में। ठीक है, अवध के बारे में कथन कहा था। अवध के बारे में कुछ जानते हैं? अवध जो है 1801 में इसके साथ सहायक संधि कर ली गई थी। अवध के साथ सहायक संधि कब हुई? 1801 में। ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरा तथ्य है अवध के बारे में, इसका जो है 1855 में विलय, 1856 में विलय कर लिया गया। अवध का विलय कब हो गया? 1856 में विलय हो गया अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में। और ये डलहौजी ने कथन कब कहा था? ये 1851 में कहा था इसके बारे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने फैक्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? क्या है क्वेश्चन? 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन कथन असत्य है? ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से मील
36 मील दूर दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन बी दिया हुआ है बहुत शीघ्र यह विद्रोह पंजाब से नर्मदा नदी तक फैल गया। ऑप्शन सी दिया कुंवर सिंह जगदीशपुर से अंत के असंतुष्ट जमींदार थे। ऑप्शन डी दिया है 1857 की क्रांति को दबाने के लिए इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्यों राइट आंसर है इसका? दिल्ली से शुरू नहीं हुआ था, ये मेरठ से ही शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिल्ली से नहीं, मेरठ से ही शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया हुआ है सादतुल्ला खान ने, निजामुल मुल्क ने, जहांदर शाह ने और सुजाउद्दीन ने। किसने हैदराबाद की स्थापना की? तो हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क ने की। इसको कुली कुतुब शाह भी कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो देख लेते हैं कुछ हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1724 के आसपास हैदराबाद की स्थापना हुई। ठीक है। और जो सैयद बन हैदराबाद के जो स्थापना कौन कौन से नगरों को मिला के हुई? सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर। किनको किनको मिला के हुई? सॉरी, कलकत्ता की स्थापना हुई थी। हैदराबाद से संबंधित इतना ही फैक्ट था इसमें। निजामुल मुल्क ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बंगाल के नवाबों में किसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया? बंगाल के कौन सा ऐसा नवाब था जिसने उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया? तो ऑप्शन दिया हुआ है अली वर्दी खां, मुर्शीद कुली खां, मीर जाफर या सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है अली वर्दी खां। ये ध्यान में रखिएगा। अली वर्दी खां के बारे में कुछ जान लेते हैं। अली वर्दी खां जो है उसने अंग्रेजों की जो तुलना की किससे? मधुमक्खी से की। किससे की? मधुमक्खी के छत्ते से अंग्रेजों की, अंग्रेजी प्रशासन की तुलना की। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और जो अली वर्दी खां है उसने क्या किया? मराठों के बार बार हमले से परेशान होकर, बार बार हमला करते रहते थे मराठे, उससे परेशान होकर उसने क्या किया? उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा उनको दे दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन, कौन सा कथन असत्य कथन का चयन करें? टीपू सुल्तान संबंधित असत्य कथन के बारे में चयन करना है। ऑप्शन क्या दिया हुआ देखते हैं। अंग्रेजों के हाथों 1798 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। उसने एक नए कैलेंडर को लागू किया। इसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी ली। और ऑप्शन डी क्या दिया है? इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष लगाया और एक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। तो इसके बारे में असत्य कथन कौन सा दिया है इसने? तो इसमें राइट आंसर है पहला वाला, अंग्रेजों के हाथों 1798 मारे जाने के बाद। ये 1798 में भी नहीं मारा गया था, 1799 में इसकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1799 में। ये ध्यान में रखिएगा। 1799 में जो चौथा एंग्लो मैसूर वार था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार तो जो हुआ था उस समय, उसमें इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। और टीपू जो सुल्तान है वो आधुनिक विचारों से बहुत प्रभावित था। इसने पुस्तकालय बनाया। ठीक है, उसमें इसके पुस्तकालय में क्या था? ये धर्म, इतिहास और सैन्य विज्ञान, औषधि और गणित की बहुत सारी पुस्तकें भी मिलती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, टीपू सुल्तान के बारे में। बाकी दिए हुए कथन सत्य हैं तो इनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा कि उसने नए कैलेंडर को लागू किया, फ्रांसीसी क्रांति में इसकी गहरी दिलचस्पी थी, और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया, एक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट है उसको लागू करने का कारण क्या था? ऑप्शन देखते हैं। जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भू राजस्व की निश्चित राजस्व निर्णय करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर तीसरा है, सी, भू राजस्व का निश्चित राजस्व निर्णय करना। तो चलिए परमानेंट सेटल के बारे में कुछ जान लेते हैं। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, ये जो है कहाँ पे लागू हुआ था? ये बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, और कुछ क्षेत्र का वेस्ट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वेस्ट यूपी के कुछ क्षेत्र में। और ये जो था ये परमानेंट सेटलमेंट, ये 19% क्षेत्र पर लागू था। ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू था क्या? परमानेंट सेटलमेंट। इससे क्या हुआ? परमानेंट सेटलमेंट से जमींदारों को भूमि पर मालिकाना हक मिल गया। क्या हुआ परमानेंट सेटलमेंट से? जमींदारों को जो भूमि पर मालिकाना हक मिल गया, भूमि पर मालिकाना हक मिल गया। ये ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंगाल में सन्यासी विद्रोह को जमींदारों और धार्मिक नेताओं के ने नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? जो बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था जिसको जमींदारों और धार्मिक नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया? तो इस ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन पहला दिया हुआ है, तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध। यह 1770 में बंगाल में पड़ा भयंकर अकाल इसका कारण था। यह जमींदारों को उनकी जमींदारियां छीनना, या ये कारण ये था। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पहला वाला, केवल एक और दो। मतलब पहला और दूसरा कथन सही है, इसको ध्यान में रखिएगा, तीसरा गलत है। तो देख लेते हैं सन्यासी विद्रोह के बारे में। सन्यासी विद्रोह जो है, इसके प्रमुख नेता कौन थे? सन्यासी विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो इसके प्रमुख नेता हैं पंडित भवानी। इसके प्रमुख नेता कौन है? पंडित भवानी चरण पाठक। तो ये ध्यान में रखिएगा, पंडित भवानी चरण पाठक इसके नेता है प्रमुख। ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि बंगाल और बिहार के क्षेत्र में जमीन ये विद्रोह चालू हुआ। सन्यासी विद्रोह किन क्षेत्रों में स्टार्ट हुआ था? बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन निम्नलिखित कथन में से किस अंग्रेज गवर्नर का है? ये निम्नलिखित जो कथन दिए हुए हैं, कौन से अंग्रेज गवर्नर जनरल का कथन क्या है? आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंकगणित में अधिक प्रतिभाशाली थे। ये किसका कथन है? ऑप्शन दिया हुआ है, वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो ये कथन किसने दिया था? ये कथन दिया गया है 1813 के आसपास वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। कब दिया है? 1813 के आसपास वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। ठीक है। भारत की शिक्षा और दशा के बारे में बल्कि कमेंट किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लगभग एक शताब्दी तक पुर्तगाली जो है दक्षिण भारत में छाए रहे और खुले समुद्र पर उनका राज चलता रहा। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए इन्हें मुगलों की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, 1500 से 1600 के बीच पूरा भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा था और राज्य आपसी संघर्ष में व्यस्त हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है अन्य कोई यूरोपीय शक्ति मौजूद नहीं थी। और चौथा ऑप्शन है पुर्तगाली एक बहुत बड़े योद्धा थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कि पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए इन्हें मुगलों की ताकत का सामना करना नहीं पड़ा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? क्या बताना है? असत्य कथन बताना है इसमें, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ऑप्शन बी दिया हुआ है डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधियां करने, इलाके जीतने, किले बनाने का अधिकार दे दिया। और ऑप्शन सी क्या दिया है, डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि कहाँ पे थी? इंडोनेशिया जैसे द्वीपों में थी जहाँ मसाले खूब पैदा होते थे। असत्य कथन बताना है। और चौथा दिया है डचों ने भारत में अपने कारखाने 1633 में स्थापित किए। तो इसका राइट आंसर क्या है? अब इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। इनने जो कारखाना स्थापित किया था वो 1633 में नहीं, बल्कि कब किया था? 1632 में। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कब किया था? 1632 में। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? श्रीलंका को जीता पुर्तगालियों से। डच ने डच जो है उन्होंने श्रीलंका किससे जीता? पुर्तगालियों से। ये ध्यान रखिएगा, श्रीलंका पुर्तगालियों से जीता डचों ने। और इनका केंद्र बहुत सारे थे, सूरत, भड़ोच, कैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, नागपट्टनम। ये सब इनके अलग अलग केंद्र थे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने कहाँ के गवर्नर को सलाह दी? 1687 ईस्वी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने कहाँ के गवर्नर को सलाह दी कि वह ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करें और राजस्व का सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाए कि भारत के एक बड़े, मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज्य की नींव डाली जा सके। तो ये कहाँ के गवर्नर को डायरेक्टरों ने आदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर है मद्रास। ठीक है। मद्रास के गवर्नरों को डायरेक्टरों ने, कंपनी डायरेक्टर ने कहा था कि एक ऐसे राज्य के निर्माण करें जहाँ जिनके पास कभी नींव डाल सके। बाकी जो कथन में दिया हुआ है वही चीज़ है, कही थी डायरेक्टरों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वर्तमान कलकत्ता की नींव 1698 में पड़ी, जिसे उस समय कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? वर्तमान कलकत्ता का जो है उस समय, उसके जिस समय नींव पड़ी उसमें कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सूता नदी, कालीकता, गोविंदपुर, 24 परगना। कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था ये बताना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 24 परगना। आपको बता दें कि ये जो कलकत्ता की नींव है जो किसने रखी थी? जॉर्ज चारनॉग ने रखी थी। किसने रखी थी? जॉर्ज चारनॉग द्वारा कलकत्ता की नींव रखी गई थी। ये ध्यान में रखिएगा। और 3 गांव कौन कौन से ये जो दिए हुए हैं? सूता नदी प्लस कालीकता
और गोविंदपुर, इन तीनों गांव को मिलाकर कलकत्ता की नींव रखी गई थी। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और फोर्ट विलियम किला बनाया गया उसके बाद कलकत्ता के आसपास के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 15वां क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देख लेते हैं। भारत से इंग्लैंड में होने वाला प्रतिवर्ष आयात 1708 में 5 लाख पाउंड था, मगर 1740 तक यह 17,95,000 पाउंड हो गया। ऑप्शन भी दिया है, मद्रास बम्बई कलकत्ता की अंग्रेज बस्तियां विकसित हो रहे नगरों के का केंद्र बन गई। जो अंग्रेजों की बस्तियां थी मद्रास बम्बई कलकत्ता, वो विकसित हो रहे नगरों का केंद्र बन गई। ऑप्शन सी दिया है कि 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख, कलकत्ता की जनसंख्या बढ़कर 2 लाख और बम्बई की 70,000 हो चुकी थी। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? ऑप्शन डी दिया हुआ है इसमें 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी को 10 वर्षों के लिए दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका डी है। ये जो व्यापारिक एकाधिकार था, ट्रेड मोनोपोली के बारे में जान लेते हैं। जो ईआईसी को ट्रेड मोनोपोली मिली थी, ट्रेड मोनोपोली जो मिली थी ईआईसी को, वो शुरुआत में कितने 15 वर्षों के लिए दी गई थी। 15 वर्षों के लिए शुरुआत में दी गई थी। ठीक है, और बाद में इसे कब, बाद में इसे 1609 ईस्वी में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। कब बढ़ा दिया गया अनिश्चित काल के लिए? 1609 ईस्वी में। ये ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेजों ने भारत में जिस राज्य को सबसे पहले अपने अधीन किया वह बंगाल था। इसके अनेक कारण थे। आर्थिक कारणों में कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं है जो अंग्रेजों ने बंगाल को अपने क्षेत्र में अधीन कर लिया था? इसके कौन अनेक कारण थे, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखते हैं कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है कि बंगाल से ईआईसी उसके कर्मचारियों के लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े थे। बंगाल से क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों के लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े थे। ऑप्शन बी दिया है 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिल गए। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है? कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर छूट थी। और ऑप्शन डी दिया है क्या है? मुगल सम्राट पूरी तरह से अंग्रेजों का संरक्षण देते थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मुगल सम्राट अंग्रेजों को संरक्षण नहीं देते थे। ठीक है, और जो 1717 में इनको फरमान दिया, और कुछ और बातें जान लेते हैं। जो 1717 में इनको जो फरमान मिला था वो किसने दिया था? फारूक सियर ने। बहुत बार पढ़ चुके होंगे आप। 1717 का इसको शाही फरमान भी कहते हैं। किसने दिया था? फारूक सियर ने। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने प्लासी के युद्ध के बारे में टिप्पणी की थी? कौन है जिसने प्लासी के युद्ध के बारे में टिप्पणी की थी कि भारत, टिप्पणी क्या है? भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हो गया। किसने ऐसी टिप्पणी की थी कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हो गया? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। नवीन चंद्र सेन, कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी और सुलीवन। किसने ये टिप्पणी की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवीन चंद्र सेन ने टिप्पणी की थी कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हो गया प्लासी युद्ध के में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूटो, मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो। ये कथन किसका है? ये जो कथन दिया हुआ है ऊपर, ये किसका है? ऑप्शन दिया हुआ है नवीन चंद्र सेन का कथन है, रॉबर्ट क्लाइव का कथन है, या कार्ल मार्क्स का है, या कर्नल माल्सन का कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ये कथन कर्नल माल्सन का है, जिसने कहा था कि जितना लूट सको लूट लो, मीर जाफर एक सोने की थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डालो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हड़पने के लिए वेलेजली ने किस उपाय का सहारा नहीं लिया था? अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हड़पने के लिए वेलेजली ने किस उपाय का सहारा नहीं लिया था? किसका सहारा नहीं लिया था ये बताना है क्वेश्चन में। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। सहायक संधि प्रथा का सहारा लिया था, खुला युद्ध का सहारा लिया था, पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पने का सहारा लिया था, क्या व्यक्तिगत का सहारा लिया था? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो वेलेजली है उसने व्यक्तिगत नीति का सहारा नहीं लिया था। ये जो व्यक्तिगत नीति है वो किसके द्वारा लाई गई थी? वो डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा लाई गई थी व्यक्तिगत की नीति। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी इन तीनों चीज़ों का सहारा लिया था वेलेजली ने हड़पने के लिए अपने राजनीतिक उद्देश्यों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किसने गर्वपूर्वक घोषणा की कि किसने गर्वपूर्वक घोषणा की काफिरों काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होने होकर जीने से अच्छा है एक योद्धा की तरह मर जाना चाहिए? ये किसने ऐसा कहा था, गर्वपूर्वक घोषणा की थी? तो ऑप्शन दिया है मीर कासिम ने, हैदर अली ने,
शुजाउद्दौला ने या टीपू सुल्तान ने? तो इसका राइट आंसर क्या है? टीपू सुल्तान ने ऐसी घोषणा की थी कि काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन पर प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा क्या है कि एक योद्धा की तरह मर जाना चाहिए। ये टिप्पणी टीपू सुल्तान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ये कथन किसका है? कथन क्या है? हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। ये किसने कहा था कथन? तो ये कथन ऑप्शन देखते हैं। हेनरी रोबर क्ला ने कहा था, डलहौजी ने कहा था, वेलेजली ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं किसने कहा था ये कथन। ये जो कथन है ये कहा था चार्ल्स नेपियर ने। किसने? चार्ल्स नेपियर ने। चार्ल्स नेपियर ने कथन कहा था। और इसने क्या किया था? सिंध के जो अमीर हैं, चार्ल्स नेपियर ने क्या किया था? सिंध के जो अमीर हैं, सरदार हैं, सिंध के अमीर सरदार जो हैं, उनसे क्या किया था? इसने सहायक संधि कर ली थी। सिंध के अमीर सरदारों से सहायक संधि किसने की? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो किसने किया था? चार्ल्स नेपियर ने। और ये कब की थी? 1839 में। कब? 1839 में, ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया? कौन से एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर सी 1793 का चार्टर एक्ट, या ऑप्शन नंबर डी 1818 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है, आपको पता होगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। ये जो है, इसने क्या किया? पिट्स इंडिया एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी पर, ईआईसी पर क्या किया? नियंत्रण स्थापित कर दिया। ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, इसने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसमें क्या था? इसमें दो जो है कैबिनेट मंत्री भी होते थे। इसमें क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के दो कैबिनेट मंत्री भी होते थे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दो कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल थे, ये ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बारदोली सत्याग्रह के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं कथन क्या क्या दिए हुए हैं। इसमें पहला कथन दिया हुआ है, इसकी पृष्ठभूमि में अनेक सामाजिक सुधार किए गए। ऑप्शन बी दिया हुआ है, आंदोलन के समय सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया गया। ऑप्शन सी है, इसमें दिया है महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह में हिस्सा लिया। तो इसमें देखते हैं कथन, ये तीन तो दिए हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी दो तीन, और ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये क्या है? बारदोली सत्याग्रह के बारे में कुछ जान लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह जो है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये गुजरात में था, शुरू हुआ था बारदोली सत्याग्रह। ये किस लिए चालू हुआ था? जो लगान है, किस लिए चालू हुआ था? लगान पर क्या किया था? 22% की बढ़ोतरी कर दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, और इसके नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। किसने नेतृत्व किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी ये तीनों कथन सही है, इनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष डैश, मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष डैश ने टिप्पणी की कि हमारी प्रणाली कुछ इस पंजे की तरह कार्य करती है, जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज सोचकर, जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज सोकर टेम्स नदी के तट पर निचोड़ देती है। ये किसने कहा था? मद्रास का कौन सा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष था जिसने कहा था? ऑप्शन दिया हुआ है, जॉन सुलीवन, एच एस विल्सन, जॉन बुकानन, कर्नल स्लीमैन। ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन सुलीवन ने कहा था। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बताना क्वेश्चन में? एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो 1893 में भारत आई थी। ठीक है, और ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? ऑप्शन बी दिया हुआ है, इसमें 1888 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? 1888 में एनी बेसेंट जो थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई। और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी इसमें क्या दिया हुआ है? इनके प्रयासों से 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। और ऑप्शन डी दिया है, इन्होंने अपने को सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो चलिए एनी बेसेंट के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं।
एनी बेसेंट के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये क्या है, 1917 में आईएनसी की अध्यक्ष बनी, ठीक है। 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, और इन्होंने, इनकी दो पत्रिका बहुत फेमस है, पेपर में पूछी जाती है। कौन सी पत्रिका है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इनकी बहुत फेमस पत्रिका है। और बाकी जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं ये सही है, इनको पढ़ लीजिएगा। कौन कौन से? ये एक आयरिश महिला थी, 1893 में भारत आई थी, और 1888 में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी, और 1898 में वाराणसी में क्या किया, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में क्या दिया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में, एक सेकंड, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में क्या चीज़ नहीं हुई थी? क्या चीज़ सही है इसके बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों के बारे में? तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, प्रत्येक वर्ष के अंत में एक 3 दिवसीय अधिवेशन आयोजित होता था। ऑप्शन बी दिया है, अधिवेशन के सभी प्रमुख वक्ता अंग्रेजी भाषा में भाषण देते थे। ऑप्शन डी दिया है कि अधिवेशन के अंत में राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक मुद्दों से जुड़े प्रस्ताव पारित किए जाते थे। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या है इसमें? उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसमें सॉरी कट गया है, इसमें ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त सभी कथन सही है, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कथन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। खजी कुज्जमा लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे, टी प्रकाशम मद्रास, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद, या लाला लाजपत राय पंजाब। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है विरोध करने वाले नेताओं में? जो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? सी राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से नहीं, बल्कि कहाँ से? लखनऊ से, लखनऊ से जुड़े हुए थे साइमन कमीशन का विरोध करने में, ठीक है। तो इसमें और चीज़ें देख लेते हैं। जो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था, किसका? साइमन कमीशन गठन कब हुआ था, देख लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन जो हुआ है, कब हुआ है? 8 कब हुआ, सॉरी 8 नवंबर 1927 को, ये ध्यान में रखिएगा। और ये किस के लिए आया था? संवैधानिक सुधारों के लिए। किस लिए आया था? संवैधानिक सुधारों के लिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसमें ये नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार आए थे उसकी जांच करना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार आए थे उसकी जांच करना, ठीक है। और मद्रास अधिवेशन में क्या हुआ था? मद्रास अधिवेशन में जो दिसंबर 1927 में हुआ है मद्रास अधिवेशन, उसमें क्या हुआ है? इसके विरोध का निर्णय लिया गया, बहिष्कार का निर्णय लिया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मद्रास अधिवेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1927 में हुआ था, एम ए अंसारी इसके अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष इसके? एम ए अंसारी। इसको ध्यान में रखिएगा। और क्या देखना है इसमें? बहिष्कार का निर्णय इसमें लिया गया, और ये इसका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जांच करना, उसके सुधारों की, संवैधानिक सुधारों के लिए आया था। साइमन 8 नवंबर 1929 का इसका, 8 नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था, सॉरी 29 लिख गया है, 1927 में इसका गठन हुआ था। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने अपनाया? भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने अपनाया? ऑप्शन दिया है, मैकेंजी ने, रीड ने, मुंडो ने, रीड और मुंडो दोनों ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? रीड और मुंडो दोनों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में कुछ देख लेते हैं। रैयतवाड़ी के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो 51% क्षेत्र पर, ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू थी। इस क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है पहला बॉम्बे आता है, ठीक है। दूसरा क्षेत्र आता है असम, तीसरा आता है कुर्ग जो कर्नाटक में पड़ता है इसके, ठीक है। और पांचवा क्षेत्र मद्रास आता है इसमें। इन क्षेत्रों पे लागू था। इसकी जो शुरुआत हुई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था की, कहाँ से हुई थी? तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र से। कहाँ से? तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र से इसकी शुरुआत की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था की, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विनोदिनी दासी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया है? इन्होंने अपनी आत्मकथा अमार कथा के नाम से लिखी थी। कथन दूसरा दिया, इन्होंने, इनकी आत्मकथा कई भागों में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन डी दिया हुआ है, इन्होंने बंगाल में एक थिएटर की स्थापना में सहयोग किया। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर तीनों सही है, तीनों ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक, तीनों से सही है, ठीक है।
सॉरी, ये लग रहा है 29वां क्वेश्चन छूट गया है, इसको कर लेते हैं। इस 29वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कार्नवाली से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। नागरिक सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है, लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। या 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। इसने कंपनी के कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए हैं। इसने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज को खोला। तो इसमें कौन सा कथन असत्य बताना है इसके बारे में, कॉर्नवालिस से संबंधित। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ये जो वेलेजली ने नहीं किया, ये कॉर्नवालिस ने नहीं किया था, सॉरी, ये जो खोला था ये किसने खोला था, वेलेजली ने। इसको ध्यान में रखिएगा, वेलेजली ने किया था ये। तो अभी का लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको मैंने एक बार में पूरा कंप्लीट इसलिए नहीं कराया टेस्ट, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है और बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है आपको पढ़ने में। तो ठीक है, इसको हम 3 से 4 लेक्चर में सीरीज़ में ख़त्म करेंगे। और जितनी भी कोचिंग है जिन्होंने बीपीएससी से संबंधित टेस्ट निकाले हैं उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आने वाले टेस्ट की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर ना किया हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ कमी रह जाती है मेरे पढ़ाने के तरीके से तो उसको के बारे में बताइएगा। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।